ज़िंदगी में सब कुछ कर लेना, दो काम ना कर। एक तो नशे के नज़दीक मत जाना। पाकिस्तान को पहले में 75 साल हो गए। सर आप कौन सा वो मौका समझते हैं जहाँ पे ये डीरेल हुआ? लियाकत अली ख़ान की शहादत कि पाकिस्तान में एक थियोक्रेटिक स्टेट जो है वो कायम किया जाए, जहाँ मुल्लाओं की हुकूमत हो। इतनी जल्दी किसी इमारत का गिर जाना एक तरीके से ये सिंबलाइज कर रहा होता है कि शायद उसकी जड़ें मजबूत नहीं हैं। प्योरली इस्लामिक सोसाइटी की बात भी देखें तो वहाँ पर जिस नौइयत से कि अक़लियतों की प्रोटेक्शन है, अपने माहौल की तरफ गौर करने के मुतालिक अहकामात हैं इस्लाम में। 19वीं सदी तक मुसलमानों ने इन वन फॉर्म और द अदर इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर डोमिनेट किया है, हुकूमत की है। दिल्ली से आपने कराची क्यों भेजा? या किसी कोई साइंटिफिक रीजंस की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान वजूद में नहीं आया। अंग्रेज़ ने फैसला कर लिया कि हिंदुस्तान को यूनाइटेड नहीं छोड़ना। अब तो बात यही है कि मैं और आप अपने आप को ठीक करें। किसी को अगर धमकी देनी है तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। इसका ये मतलब नहीं कि वो जीतने वाला होगा, मगर इसका मतलब ये कि मैं तुम्हें उस रिगोरस प्रोसेस से गुजार दूंगा जिससे तुम आजिज आ जाओगे। हमारे यहाँ एक जज है, उतने ही यूनिट ऑफ पॉपुलेशन पे इन डेवलप कंट्रीज में कम से कम 10 जजेस हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक जदीद रियासत 3 सतूनों पर मुश्तमिल होती है: एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जिसमें सदर, वजीर आजम और उसकी काबीना आ जाते हैं, जुडिशरी यानी अदलिया, और लेजिस्लेचर जैसे हमारे पास अपर हाउस सेनेट है या नेशनल असेंबली है या प्रोविंशियल असेंबलीज है। मगर अगर देखा जाए तो इन तीनों सतूनों में से सबसे बुनियादी और सबसे अहम सतून जुडिशरी का है, क्योंकि अगर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव में भी कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो उनको जुडिशरी ही एड्रेस करेगी। मौजूदा रियासत की फलाह व बहबूद के लिए सबसे ज़्यादा अहम है कि उसका जुडिशियल निज़ाम सबसे बेहतर हो। उस निज़ाम को बेहतर कैसे बनाया जाए, उसमें हमारे मुल्क में क्या क्या मसाइल दरपेश हैं, इन सब को एड्रेस करने के लिए आज मैंने जिस शख्सियत को दावत दी है वो ना सिर्फ ये कि वकालत और जुडिशरी से सारी उम्र वाबस्ता रहे, बल्कि उसकी बेहतरी के लिए भी कोशा थे और अब भी कोशा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज इंतहाई सीनियर और काबिल इज़्ज़त सर वजीउद्दीन अहमद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा क्या बोला? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। सर बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। नाइस ऑफ यू। प्लेजर इज़ माइन। आप जस्टिस वहीदुद्दीन साहब के बेटे हैं। मुझे प्लीज़ आप ये बताइए कि आपका बचपन कैसे गुजरा, आपकी एजुकेशनल जर्नी कैसी थी, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, और ख़ास तौर पर आपके वालिद साहब ने आपको क्या क्या ऐसी बातें बताई जो आपने सबक के तौर पर अपनी सारी ज़िंदगी उनको अपनाए रखा? बिल्कुल, माशाल्लाह, आई हैव द प्रिविलेज of being a son of Justice Wahidudin Ahmad. Our family originally belongs to Delhi, but on partition and creation of Pakistan, we moved to Karachi and stayed here permanently. वालिद साहब इब्तिदाई तौर पर एक वकील थे और एक कामयाब वकील थे। दिल्ली में उनकी एसोसिएशन मुस्लिम लीग से रही और एक स्टेज के ऊपर वो दिल्ली मुस्लिम लीग के सदर भी थे, ग़ालिबन 1946 में। क़ायद आज़म से भी उनकी शनासाई किसी हद तक थी और दूसरे लीडरान के साथ भी उनके मरासिम थे। लेकिन यहाँ पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने अपेरेंटली यहाँ की सियासत को कुछ ऐसा पाया कि उन्होंने सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर ली और एक्सक्लूसिवली वकालत के पेशे से मुंसलिक रहे। ऐसा क्यों हुआ, आई डोंट नो। ही वॉज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, कभी उन्होंने बताया भी नहीं। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि वो ये जो सिलसिले थे सियासत के यहाँ, उससे मुतमईन नहीं थे। बट देन ऑन माई ओन आई थिंक कि ये सही एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि सियासत वो इदारा है जो किसी भी कौम को, किसी भी मुल्क को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और अगर वो सही नहीं है तो मुनासिब शायद ये हो कि आप उसको सही करने की कोशिश करें जितना कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अबेंडन करके, छोड़ करके वो मकसद हासिल नहीं हो सकता। तो लेकिन दूसरी तरफ ये है कि क्योंकि एक्सक्लूसिवली उन्होंने
कानून के पेशे पे कंसंट्रेट किया। तो इन अर्ली 1956 ही बिकेम ए जज ऑफ द हाई कोर्ट। इनफैक्ट वो उन 2 जजों में से एक थे जो वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट कायम होने पर सबसे पहले वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट के जज अपॉइंट हुए। फिर रफ्ता रफ्ता उस ज़माने में, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट था, तो सिंध हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट या बलूचिस्तान हाई कोर्ट ये नहीं थी, बल्कि बेंचेस थी। यहाँ पर परमानेंट बेंचेस थी, एक लाहौर में और एक कराची में और एक पेशावर में। तो वालिद साहब गालिबन 1965 में यहाँ कराची बेंच पे सीनियर जज हुए, विच वाज पोजीशन इक्विवेलेंट टू चीफ जस्टिस ऑफ द सिंध हाई कोर्ट। फिर 1967 में वो मगरबी के पाकिस्तान के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए, जिसकी सीट लाहौर में होती थी। फिर वहाँ वो शिफ्ट हो गए। मैं इन द मीन टाइम तकरीबन कोई 1962 से मैंने वकालत का सिलसिला शुरू किया, तो मैं तो यहीं रहा कराची में। वो शिफ्ट हो गए। फिर वहीं से 1969 में उनकी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हुई। ये अनडिवाइडेड पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट थी और उसमें सिर्फ 5 जजेस हुआ करते थे। यानी सूरत हाल यहाँ तक थी कि कियानी साहब जो वेस्ट पाकिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, वो भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिए जा सके। तो वहाँ भी उनके बहुत सारे अहम फैसले हैं, जिसमें अस्मा दिरानी केस मैं समझता हूँ अहम तरीन है। बेगम नुसरत भुट्टो केस में भी वो मौजूद थे। भुट्टो साहब की जो अपील हुई लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उसमें भी इब्तिदा में वो मौजूद थे, लेकिन कुछ नासाजी तबाह हुई और उन्होंने रिकवर कर लिया था मेरे ख्याल में कोई विद इन अबाउट 3 months। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ फ़ैसला ये हुआ कि उनके बग़ैर केस को चलाया जाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीशन है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मेजॉरिटी ऑफ हियरिंग्स थी उसमें ही वाज सिटिंग देयर एज ए जज। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, आप इस पेशे में कैसे आ गए? क्या वालिद से इन्फ्लुएंस थे इस वजह से, या चूँकि अपनी सराउंडिंग में यही देखा? ये क्या मोटिव था? एक्चुअली हमारी वालदा का इंतकाल बहुत अर्ली हो गया। वी वर वेरी स्मॉल और बुनियादी तौर पर हमारी परवरिश जो है वो हमारी दादी ने की। दादा भी उस वक्त हयात थे, उन्होंने भी बहुत मुशफ़क़ाना अंदाज से तालीम व तरबियत हमारी देखी। तो उन्होंने उस वक्त फ़ैसला कर लिया, हम 3 भाई थे, दादी ने और दीगर घर के लोगों ने, कि हम में से एक वकील होगा, एक डॉक्टर होगा और एक इंजीनियर होगा। तो मैं क्योंकि सबसे बड़ा था तो, और वालिद साहब भी इस पेशे से मुंसलिक थे, तो मेरे मुतालिक ये हुआ कि ये वकील इसको बनाएंगे। तो एक्चुअली मेरे छोटे भाई की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो वकील बनता, लेकिन क्योंकि ये एक फैमिली में हो गया तो फिर मजबूरन उसको डॉक्टरी की तरफ जाना पड़ा। मेरी वकालत की तरफ एक कुदरती रुझान इसलिए था, मेरा एक आर्गूमेंटेटिव टेम्परामेंट है और मैं चीज़ों को रैशनली टैकल करना, डील करने का कायल हूँ। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि वालिद साहब को मैंने एक बहुत कामयाब वकील पाया। वकीलों का मकाम और इज़्ज़त तो इस वक्त भी है, लेकिन वो नहीं है जो उस वक्त थी। और ज़ाती तौर पर उनकी जो एक वकील और एक इंसान की हैसियत से माशरे में पज़िराई थी और जो रिस्पेक्ट उनको मिलती थी कि दूर से खड़े हुए लोग आते थे उनसे मिलने के लिए, मुसाफा करने के लिए, तो वो एक मुनफरिद उनका मकाम था।
तो वो भी एक इंसेंटिव मेरे वास्ते रहा, लेकिन वो उसका ताल्लुक फैसले से नहीं है, लेकिन एक मज़ीद जिसे कहते हैं कि एक वो भी फैक्टर शामिल हाल हो गया। माशाल्लाह। और क्या है वालिद साहब की क्या क्या ऐसी तरबियत थी और क्या क्या ऐसे जो है उन्होंने आपको नुकात बताए जो आपके पेशे में फिर आपको एक्चुअली एज आई सेड, ही वाज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। बात वो कम करते थे, और जो भी बात करते थे वो दुरुस्त और बड़ी वेल कंसीडर्ड और वेल कैलकुलेटेड होती है। उन्होंने मशवरे की नौइयत से बहुत कम मुझसे बात की। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, एक इंसान की हैसियत से, एक वकील और जज की हैसियत से, एक ईमानदार इंसान की हैसियत से। लेकिन वो जिसे कहते हैं कि उनको देख करके, उनको सुन करके, और वो जिस तरीके से अपने आप को कॉन्डक्ट किया करते थे, उसकी बुनियादों के ऊपर मैंने देखा। मुझे याद नहीं पड़ता कि बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे कोई मशवरे दिए हों, लेकिन एक मर्तबा उन्होंने एक पता नहीं क्या उनके जहन में क्या आ गया, जो उन्होंने मुझसे ये बात कही। हम बैठे हुए थे घर के वरांडे में, तो उस ज़माने में वो स्मोक करते थे, तो पता नहीं वहाँ एस्ट्रे नहीं थी, तो सिगरेट उनका जब पूरा हो गया, जल गया, तो कहने लगे बेटा ज़रा इसको बाहर फेंक दो। तो वरांडे के बाहर चबूतरा था, 1 स्टोरी हाउस था, वो जमशेद रोड पे, हम उसमें रहा करते थे। तो मैं गया और मैंने जा कर के वो चबूतरे के बाहर फेंक दिया। जब मैं वापस आया तो उनके पास बैठा, तो कहने लगे कि बेटा तुम जिंदगी में सब कुछ कर लेना, 2 काम ना करना। एक तो नशे के नज़दीक मत जाना, और दूसरा कर्ज कभी मत लेना। वाह वाह। तो अब मैंने जो बात की ज़िंदगी में देखा, तो मैंने महसूस ये किया कि इंसान हों, अक़वाम हों, वाह वाह वाह। इदारे हों, जहाँ ये 2 अमल नहीं होते वो बहुत तरक्की करते हैं, और जहाँ ये 2 चीज़ें आ जाती हैं और उनका कंजंक्शन हो जाता है, तो बस वहीं से बर्बादी का सिलसिला शुरू होता है। मुसलमान दुनिया को आप देख लीजिए, हमारे यहाँ जो मुग़ल एम्पायर का हुआ, या ऑटोमन एम्पायर का हुआ, या दीगर जो हमारे यहाँ सिलसिले हुए, उसकी वजूहात ये 2 ही थी कि हमने लहू लौब की तरफ रुझान किया, और दूसरा ये कि हमने अपनी जंगों के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए कर्ज लेने शुरू किए। और उसके सबसे क्लासिक एग्जाम्पल जो है वो ऑटोमन एम्पायर की है कि एक स्टेज वो आया कि वो यहूदी जिन्होंने कर्ज दिया हुआ था, उन्होंने अपने रिसीवर मुकर्रर करके, और टर्किश एम्पायर का जो रेवेन्यू है वो डायरेक्टली हासिल करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, दोनों चीज़ों में मोहताजी कॉमन है। बिल्कुल सर। सर, चूँकि माशाल्लाह आपका हाफ़ज़ा भी इतना अच्छा है और आपने एक ऐसी घराने में आँख खोली जहाँ सियासी शऊर पहले से मौजूद था, तालीम पहले से मौजूद थी। सर, एक चीज़ ख़ासी बुनियादी बात है और आज वो क्वेश्चनेबल होती जा रही है, जैसे-जैसे हमारी तारीख़ आगे बढ़ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जैसे हमारे खुशनसीबी है, हमें आपकी सोहबत नसीब हुई। सर, थोड़ा-सा मुझे क्लैरिफ़ाई कीजिएगा, एक बात ये कि पाकिस्तान के क़याम का जो मकसद था, वो किस कदर इस्लामी था? मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या वो महज़ एक नारे की हद तक था कि जी लोगों को मोबिलाइज़ कर लिया जाए इसके तहत, या फिर कोई सिस्टम भी उसके पीछे मकसूद था? और दूसरी बात ये सर कि जैसे माशाल्लाह आप लोग तो वेल सेटल्ड होंगे, आप लोगों ने किस मकसद से हिजरत की? पाकिस्तान मूवमेंट की बुनियाद जो सब कॉन्टिनेंट की मुस्लिम माइनॉरिटी थी, उसकी बका के लिए और उसके प्रोटेक्शन के लिए कंसीव की गई। इब्तिदा में तो सिर्फ इतना ही था कि एज ए माइनॉरिटी उनके हुकूक जो हैं उनको सेफगार्ड कर दिया जाए, लेकिन जब वो मुमकिन नहीं हुआ तो इन कोर्स ऑफ टाइम फिर डिमांड जो है वो एक अलग मुमलिकत के लिए कायम हुई, और उसका मकसद जो है वो मॉडर्न टाइम्स में, इस ज़माने में इस्लामी अवतार को इंट्रोड्यूस कराना,
और ये साबित करना कि मुसलमान एक कम्युनिटी के अंदाज से भी इस्लामिक टेनेट्स को फॉलो करते हुए किस कदर अच्छी एग्जाम्पल बकिया दुनिया के लिए पेश कर सकते हैं, जैसे कि क़ायद आज़म ने बारहा अपने मक़ालात में और तकारीर में उन्होंने कहा। लेकिन उनका मकसद भी और दीगर जो मूविंग फोर्सेस थी पाकिस्तान मूवमेंट में, ये कतन नहीं था कि पाकिस्तान में एक थियोक्रेटिक स्टेट जो है वो कायम किया जाए, जहाँ मुल्लाओं की हुकूमत हो और जहाँ बुनियादी मकसद और मफहूम जो है वो ये है कि आप इस्लाम की तरवीज करें। मुसलमानों की प्रोटेक्शन यकीनन एक मकसद था, इस्लामी उसूलों के ऊपर अमल दरामद ऑब्वियसली उसके साथ ही एक उसका अपेंडिज था। ये सब बातें अपनी जगह थीं, लेकिन अब दूसरी बात जो है वो ये है कि अगर आप प्योरली इस्लामिक सोसाइटी की बात भी देखें तो वहाँ पर जिस नौइयत से कि अक़लियतों की प्रोटेक्शन है और जिस तरीके से हर शख्स को ख्वाह उसका ताल्लुक़ किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हो, आसानियाँ मुहैया करना इस्लाम की रिक्वायरमेंट से एक है। तो उसमें भी यानी मैं तो ये समझता हूँ कि एक इस्लामी जेन्युइन इस्लामिक स्टेट एक आम सेकुलर स्टेट से ज़्यादा सेकुलर होता है। क्या बात, क्या बशर्ते कि उसके ऊपर सही अमल किया जाए। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस तरफ नहीं गए और जो हमारे उलमा हैं उन्होंने भी इस्लाम का जो एक वसी और ब्रॉड पर्सपेक्टिव है वो उनकी निगाह से गालिबन उजल हो गया, क्योंकि अगर आपने सिर्फ नमाज पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, हज करना है और दीगर ज़कात वगैरह देना है तो ये तो काफ़ी नहीं है। असल चीज़ तो नेक और अच्छे काम करने हैं। असल चीज़ तो जो भी अल्लाह पाक की खल्क है, जो भी मखलूक है, उसके लिए जो कुछ भी आप कंड्यूसिव एक्टिविटी कर सकते हैं वो आपने करनी है। और सबसे ज़्यादा जो एक वेस्टर्न सोसाइटी में हम देख रहे हैं या अब जैसे कि मशरिक़ के अंदर चीन वगैरह उभर कर के सामने आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपको अपने माहौल की तरफ गौर करने के मुतालिक अहकामात हैं इस्लाम में। और बार बार कुरान में ये कहा गया है कि क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम देखते नहीं? जिन्होंने गौर करना शुरू किया और देखना शुरू किया वो चांद पर पहुँचे हुए हैं, वो मरीज़ तक उन्होंने कमर डाली हुई है। और हम जो हैं जो इन तमाम चीज़ों की के मोहरिक रहे हैं और हम इन चीज़ों से पीछे हैं। मैं एक मरतबा सोच रहा था तो मैंने महसूस किया कि हुजूर सल्लम की जो विलादत है वो 571 AD यानी छठी सदी में हुई और इकबाल के मुताबिक के इधर डूबे उधर निकले। हमारी जो आखिरी बड़ी जो बेस्टन था वो टर्की ऑटोमन एम्पायर था। वो 1919 की जंग के बाद इख्तिताम पजीर हुआ, या उसके अलावा सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो इनफॉर्मल तरीके से मुग़लों का सिलसिला ख़त्म हुआ वो 1857 तक हुआ। तो कम से कम 19वीं सदी तक, छठी सदी ईस्वी से लेकर के 19वीं सदी तक मुसलमानों ने इन वन फॉर्म और द अदर इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर डोमिनेट किया है, हुकूमत की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें स्लिप होती रहीं और अल्टीमेटली फिर सब कुछ निकल गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोगों का क्या मोटिव था? सिंस आप लोग माशाल्लाह ऐसा घराना है जो रैशनली हर चीज़ को इवैल्यूएट करता होगा। दिल्ली से आपने कराची क्यों हिजरत की? वो उसकी वजह ये थी एक्चुअली माय ग्रैंडफादर, हालांकि उनकी हमदर्दियाँ मुसलमानों के साथ थीं, मुस्लिम लीग के साथ भी थीं,
लेकिन वो पार्टीशन को या क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते थे। जबकि मेरे वालिद साहब, जैसे मैंने आपको बताया, वो नहायत एक्टिव मुस्लिम लीग के मेंबर थे। मेरे चचा साहिबान की भी यही नौइयत थी। तो हमने यहाँ आना नहीं था, क्योंकि दादा का जो आखिरी उम्र में कारोबार रह गया था या कुछ छोटी मोटी जो प्रॉपर्टीज़ रह गई थी वो तो सब वहीं पर थी। लेकिन ये है कि अच्छा, हम जिस इलाके में रहते थे वैसे भी मुसलमान माइनॉरिटी वहाँ पर थे, लेकिन बहुत सारे इलाके दिल्ली में ऐसे थे जो मुसलमानों के मोहल्ले कहलाते थे। तो हम उन मोहल्लों में नहीं थे। हम एक ऐसे मोहल्ले में थे जहाँ पे हिंदू अक्सरियत थी, हिंदू पॉपुलेशन की अक्सरियत थी, और हमारे साथ में 1-2-3 मकान और होंगे। तो जब भी कोई फिसादात वहाँ बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, खुसूसन आखिरी ज़माने में हिंदू मुस्लिम रॉयट्स जिन्हें कहा जाता है, तो जब भी ये रॉयट्स का सिलसिला शुरू होता था तो मेरे दादा के बड़े भाई होते थे हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, उनकी हवेली थी चूड़ी बालान में, जामा मस्जिद के करीब में। तो वहाँ हम चले जाया करते थे और 10-15 दिन वहाँ रह करके और फिर वापस अपने घर। इस मर्तबा जो हम लोग गए पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद में एविडेंटली, और पार्टीशन के बाद में, तो वहाँ ख़बर आई कि 2 घर थे हमारे दादा के वहाँ पर जिनकी ऑफ़र जो शरणार्थी वहाँ गए थे उन्होंने 1 लाख रुपया लगाई थी उस ज़माने में। लेकिन दादा ने इरादा क्योंकि नहीं था, बेचा नहीं, तो वहाँ ख़बर आई कि दोनों घर लूट गए। तो दैट अपेरेंटली डिसाइडेड एंड ब्रोक द रिजॉल्व ऑफ माय ग्रैंडफादर। और फिर उन्होंने कहा कि भाई अब ये सूरत हाल है। तो अच्छा, वालिद साहब क्योंकि मुस्लिम लीग के मेंबर थे तो उनके कांग्रेस हुकूमत ने वारंट निकाल दिए थे गिरफ्तार करने के लिए। खैर बहरहाल वो भी टैकल हो जाता, क्योंकि उसमें अगर अरेस्ट उनका हो भी जाता तो अल्टीमेटली बेल वगैरह भी मिल जानी थी। लेकिन बहरहाल आई थिंक ये तमाम फैक्टर्स मिल कर के मेरे दादा ने ये महसूस किया कि अब ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि पाकिस्तान जाया जाए। सर, पाकिस्तान को पहले में 75 साल हो गए। सर, आप कौन सा वो मौका समझते हैं जहाँ पे ये डीरेल हुआ, जहाँ से हमारी तनज़ुली का सफ़र यूँ शुरू हुआ? क्योंकि आगाज़ तो हमने कायद आज़म और लियाकत अली ख़ान जैसी शख्सियात के साथ किया था। आज इस नहज पे खड़े हैं, क्या आप अब तक रूट कॉज़ आइडेंटिफ़ाई कर सके हैं और वो डेविएशन पॉइंट आइडेंटिफ़ाई कर सके हैं? एक्चुअली बुनियादी जो अमर था, मैं समझता हूँ, वो लियाकत अली ख़ान की शहादत थी। और वो शहादत भी आप बर्दाश्त कर लेते अगर तो उस वक्त की जो लीडरशिप है उसमें आपस में डिसेंशंस ना होती और इक़्तिदार के लिए रैट रेस ना होती। ये अच्छा हुआ कि कायद आज़म के इंतकाल के बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को गवर्नर जनरल बनाया गया, जो एक पाकिस्तान मूवमेंट में उनका बड़ा किरदार था और एक अच्छे इंसान के तौर पे भी जाने जाते थे। फिर उसके बाद जो अगला स्टेज आया वो ये आया कि जब लियाकत अली ख़ान की शहादत हुई तो एविडेंटली ये महसूस किया गया कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो नाज़िमुद्दीन इधर हो गए प्राइम मिनिस्टर और गुलाम मोहम्मद साहब जो एक ब्यूरोक्रेट थे, सिविल सर्वेंट थे, उनको गवर्नर जनरल मुकर्रर कर दिया गया। अब वहाँ पर इक़्तिदार की और जिसे कहते हैं कंट्रोल की एक जंग शुरू हो गई और बहुत ही थोड़े अरसे में जो ये ब्यूरोक्रेटिक जो क्लिक कायम हुआ, उन्होंने नाज़िमुद्दीन मिनिस्ट्री को डिसमिस कर दिया। और उसके बाद अब यहाँ पर क्योंकि फॉरेन इन्फ्लुएंसेस भी एविडेंटली शुरू हो गई थी, तो उस वक्त के जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे यूनाइटेड स्टेट्स में, मोहम्मद अली बोगरा, उनको अचानक से ला कर के प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। और फिर जैसा कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हालांकि तैयार था, लेकिन ग़ालिबन 1954 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया और उसको सिंध हाई कोर्ट ने तो
उस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन को इलीगल करार दिया और असेंबली को बहाल कर दिया। लेकिन फेडरल कोर्ट एविडेंटली जो है उन्होंने सिंध चीफ कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया, जो गलत नहीं था, और ये कहा कि आप इलेक्शंस दोबारा करा लें। तो आई थिंक दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लियाकत अली ख़ान के शहादत से लेकर के और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिसोल्यूशन तक ए पीरियड ऑफ अबाउट मेरे ख्याल में 1951 में लियाकत अली ख़ान साहब की शहादत हुई है। तो बिटवीन 1951 एंड 1954 आई थिंक कि वो बीज बो दिए गए जो हमारी अल्टीमेट बर्बादी का सबब बने और जिससे हम अपने आप को इस वक्त पाते हैं। अब तक सर हम उस साइकिल से निकल नहीं सकते। हम नहीं निकल पाए, बल्कि इनफैक्ट हम मज़ीद अपने आप को उलझा रहे हैं और मज़ीद डीजेनरेशन की तरफ जा रहे हैं। सर इतनी जल्दी किसी इमारत का गिर जाना एक तरीके से ये सिंबलाइज कर रहा होता है कि शायद उसकी जड़ें मजबूत नहीं है। अगर कोई दरख्त जो इतना जल्दी गिर जाए, 4 साल में कोई इमारत ज़मीन बोझ हो जाए, तो ये तसव्वुर किया जाता है कि इसके पिलर सही से नहीं खड़े किए गए थे या वर्कअप और रिसर्च नहीं हुई थी। डू यू सर अग्री ऑन दिस और समथिंग? नो, आई डोंट एग्री ऑन दिस। ये तो देखिए ना, ये तो देखें, पाकिस्तान का जो क़याम है वो किसी फ़िलासफ़ी की बुनियाद के ऊपर या कोई साइंटिफिक रीजंस की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान वजूद में नहीं आया। वो एक कंपल्शन था। जो हिंदुस्तान के मुसलमान एक माइनॉरिटी में थे, लेकिन एक सब्सटेंशियल माइनॉरिटी थी, और हमारे यहाँ एक आम मुसलमान की और एक थोड़े बहुत समझदार मुसलमान की सोच ये थी कि अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मिल जाएं, तो जिस तरीके से ब्रिटिश इंडिया चल रहा है ऐसे ही डेमोक्रेटिक इंडिया भी चल सकता है, रिपब्लिकन इंडिया भी चल सकता है। लेकिन वो मुझे लगता ये है कि अंग्रेज़ ने फैसला कर लिया कि हिंदुस्तान को यूनाइटेड नहीं छोड़ना। और इनमें अच्छा देखिए, 1000 साल से तकरीबन मुसलमान जो हैं वो यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे और बहुत अच्छी तरीके से शीर व शकर होकर के ये मामला चल रहे थे। तो बल्कि वो जो समझदार हिंदू थे वो तो ये कहते थे कि मुग़लों ने हमारे दिलों पर हुकूमत की है, यानी बदौरे बाजू नहीं की, दिलों पे हमारे। तो ये नौयत थी। लेकिन अंग्रेज़ ने यहाँ आकर के सबसे पहला काम जो है वो डिवाइड एंड रूल का किया और फिर वो सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जहाँ पर के कांग्रेस ने ये कहा कि जी अगर आपको प्रोटेक्शन हम पहले से दे भी देते हैं तो जिस वक्त के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी और वो कॉन्स्टिट्यूशन देगी तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो तो असेंबली के सवाबदीद के ऊपर होंगी। वो उसे रखते हैं, रद्द करते हैं, ये तो उनका फैसला होगा। तो ये जब बात हुई तो फिर कायद-ए-आज़म ने ये फैसला किया कि अब यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। तो ये एक जैसे कहते हैं कि एक कंपल्सिव इवेंट था, बल्कि इवेंट्स थे जिसके नतीजे में ये हुआ। और सोच बिल्कुल सही थी। कायद-ए-आज़म ने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान और भारत इस नौयत से रहेंगे और रहना चाहिए जैसे कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स रहते हैं, और वो हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर कुछ इस तरह की डिस्प्यूट्स पैदा हुए, कश्मीर का मामला, हैदराबाद दक्कन का मामला, जूनागढ़ और काठियावाड़ स्टेट्स के मामला, कि वो तमाम एक खलफशार और जंग और फिर पानी का मसला उसमें खड़ा हो गया, क्योंकि जो भी सोर्सेस थे वो कश्मीर से थे पानी के। तो वो इस तरह के हालात हुए। अब देखिए ना, यहाँ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, किसी भी एंटिटी की वो डायमेंशन नहीं है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है। 2 बिलियन की आबादी है यहाँ की। खुद भारत की आबादी जो है वो गालिबन चीन से आगे निकल गई है किसी हद तक। तो इतनी बड़ी आबादी और कोई इस तरह की चीज़ें नहीं कि जिसमें कोई बाहमी तजादात हों
एक ही तरह की सोच रखने वाले लोग, एक ही अंदाज से काम करने वाले लोग। अब ये ज़रूर है कि भाई कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें, उसूली बातें तो यकसा हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। सर अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूँ कि कुछ ऐसे फैक्टर्स या रूट कॉजेज़ मुझे ऐसे आइडेंटिफ़ाई कर दें कि जिनके ऊपर अगर काम किया जाए तो पाकिस्तान वापस पटरी पर आ सकता है। देखें, ये तो एक बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग दरकार है। और सबसे पहले जो है, इंस्टीट्यूशंस अगर आप किसी स्टेट में बनाते हैं तो आपके यहाँ एक सस्टेनेबल पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। उसमें मैच्योर और वेल रूटेड पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। अब यहाँ तो आपको पता है फ्यूडलिज्म है। यहाँ तो आपको पता है कि आपके यहाँ असेंबलियाँ ज़रूर हैं, लेकिन उसमें जो पाकिस्तान की अवामुन नास है, 97% लोग जो हैं, उसमें कोई एक भी नुमाइंदा उनका है? कोई भी नहीं। अब वो जाहिर है उनके पास तो वो रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास तो वो नो हाउ नहीं है कि वो वहाँ तक जा सकें। ये सियासी पार्टियों के ज़रिए हो सकता है, लेकिन सियासी पार्टियाँ भी जो हैं वो फ्यूडल डोमिनेटेड हैं। जिसे कहते हैं कि सरमायादार वहाँ वहाँ काबिज़ हैं, तो वो तो उनको मौका ही नहीं देते। तो आप यहाँ पे डिक्टेटरशिप ले लें या डेमोक्रेसी ले लें, अवाम की नुमाइंदगी तो है ही नहीं। ये तो जिसको कहते हैं कि एक रेटोरिक है कि जी ये डेमोक्रेसी है। कौन सी डेमोक्रेसी है? यहाँ डेमोक्रेसी कभी कायम नहीं हुई। बिल्कुल ठीक। या फॉर दैट मैटर इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है? वहाँ पर भी सरमायादार हुकूमत कर रहे हैं। वहाँ पर भी मोदी जी जो हैं, वो जो कैपिटलिस्ट उनके गिर्द में एक टोला है, उसकी जिसको कहते हैं उसके मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। और जहाँ पर डेमोक्रेसी है वहाँ पर भी ट्रंप जैसे लोग आ जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पर भी इस किस्म के मसाइल आपको देखने में आते हैं। तो बुनियादी बात जो है वो ये है कि किसी भी एंटिटी में पॉलिटिकल सिस्टम मजबूत होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक जिसे कहते हैं अमलदारी है, वो सही तरीके से कायम होनी चाहिए। उसके बगैर नहीं हो सकता कुछ भी। सर माशाल्लाह आप एक आम आवाम तहरीक भी चलाते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हर फ़र्द को, हर कॉमन मैन को क्या-क्या सोशल या पॉलिटिकल ज़िम्मेदारियाँ या शऊर रखना उस पर लाज़िम है और वो काम उसके ऊपर करना लाज़िम है, तो कुछ ऐसे काम जो आप चाहते हैं कि हर फ़र्द कौम का करे? सिंस मैं समझता हूँ उसी से पहिया शायद आगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आपने आपने बहुत सही कहा। देखें, जहाँ इस तरह के मसाइल होते हैं जैसे कि हमारे मसले हैं, वहाँ ऊपर से तो कोई बेहतरी आती नहीं। अब नबूवत का सिलसिला तो ख़त्म हो गया। अब तो बात यही है कि मैं और आप खुद अपने आप को ठीक कर रहे हैं। तो लिहाजा बुनियादी बात जो है वो ये है कि अगर तो हम में से हर एक फ़र्द अपने आप को, अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करे, और जैसा कि अल्लामा ने कहा है कि एक फ़र्द जो है वो मिल्लत का सितारा है। तो अगर वो हम करने लग जाएं, मैं इस बात का फ़ैसला कर लूँ कि जी मैंने ट्रैफ़िक कवानीन को ऑब्ज़र्व करना है, मैं इस बात का फ़ैसला कर लूँ कि जो भी जायज़ टैक्सेस हैं वो मैंने देने हैं, मैं इस बात का फ़ैसला कर लूँ कि मैंने रिश्वत ना लेनी है ना देनी है, मैं इस बात का फ़ैसला कर लूँ कि मैंने खुद भी अपने आप को एजुकेट करना है, अपनी फैमिली को भी एजुकेट करना है। तो ये तमाम चीज़ें मिल कर के वो इंडिविजुअल्स जब जेल होंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे। बहुत खूब, बुनियादी बात जो है वो यही है। बहुत खूब। सर आपने इंस्टीट्यूशन की बात की, अगर मैं जुडिशरी को ले लूँ, 3 सुतूनों के ऊपर कोई भी स्टेट खड़ी होती है और मैं आपको अगर अवाम की तरफ से बताऊँ तो सबसे ज़्यादा अवाम का इन्हिसार जो है वो अब जुडिशरी पर ही रहा है। उनको पता है बाकी 2 तो नाकारा हैं या उनसे कोई रवाबित बनने नहीं। सर अनफॉर्चुनेटली पढ़ाया जाता है जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। ये बहुत बुनियादी सवाल है जो हर आम शहरी जो है वो आपसे शायद पूछना चाहता होगा। सर क्या वजह होती है कि एक-एक केस जो है वो 40-40 साल हो जाता है? बल्कि मैं यूँ कहूँ कि किसी को अगर धमकी देनी है तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊँगा। इसका ये मतलब नहीं कि वो जीतने वाला होगा, मगर इसका मतलब ये कि मैं तुम्हें उस रिगोरस प्रोसेस से गुज़ार दूँगा जिससे तुम आजिज़ आ जाओगे, इसलिए मुझसे दूर रहो। सर कोर्ट्स जस्टिस और सहूलत देने के बजाय सरदर्दी क्यों बन रही? देखें, बात जो है वो वहीं पहुंच जाती है जहाँ से हमने इब्तिदा की थी कि ये एक फ्यूडल सोसाइटी। ओके। फ्यूडल सोसाइटी में फ्यूडल लॉर्ड्स का सबसे पहला मतमा नज़र ये होता है
कि मेरे लोग जो हैं वो तालीम हासिल ना करें। दूसरी उसकी प्रायोरिटी जो होती है वो ये होती है कि इनको इंसाफ ना मिले। तो वो दोनों ही सतहों के ऊपर हमारे यहाँ कामयाब है। एजुकेशन जैसे आपको पता है जैसी तैसी एजुकेशन, यानी बदतरीन सूरत हाल है एजुकेशन की, अगर आप उसको डाइसेक्ट करना चाहें, एनालाइज करना चाहें। यहाँ तक कि इंसाफ का ताल्लुक है तो उसका एक ही क्राइटेरियन है। आप ये देखें कि डेवलप कंट्रीज में वो पॉपुलेशन का कितना यूनिट है जिसके ऊपर एक जज उन्होंने मुहैया किया हुआ है। ये एनालिसिस हमने एक स्टेज को पढ़ी थी तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि तकरीबन कोई 10 गुना या उससे भी ज़्यादा का फ़र्क है कि जहाँ जहाँ पर के हमारे यहाँ एक जज है उतने ही यूनिट ऑफ पॉपुलेशन पे एक डेवलप कंट्री में कम कम 10 जजेस हैं। ओके, बिल्कुल ठीक सर। अब अगर पेंडेंसी इतनी है और जैसा कि आपने बताया कि फ्यूडल सेटअप है, झगड़े फिसाद जो है वो जान के क्रिएट किए जाते हैं, तो बस तो यही होगा, मामलात जो हैं वो लटकते रहेंगे, लोग सफ़र करते रहेंगे। और वही बात जो जैसे आपने कही कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो उस सूरत हाल से निकलने के देखें बुनियादी चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। फ्यूडल सिस्टम आपको जो है वो बतरजीज आपको हमारे यहाँ कितनी रिफॉर्म्स हुई हैं, लैंड रिफॉर्म्स हुई नहीं सर? अयूब खान से लेकर के और भुट्टो साहब के दौर तक कई रिफॉर्म्स हुई हैं। कम से कम जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 3 तो डेफिनेटली हुई हैं। अमल दरामद एक पर भी नहीं हुआ। उसके बरखिलाफ जो लैंड रिफॉर्म उस वक्त के मशरकी पाकिस्तान में हुई थी, आज के उससे अमल दरामद हुआ। वहाँ किसी हद तक अवामी नुमाइंदगी है, गालिबन उतनी ही जितनी इंडिया में है, आपके यहाँ तो उतनी भी नहीं है। और उसकी वजह यही है कि वो फ्यूडल का जो ग्रिप है वो मजबूत से मजबूत तरीन होता चला जा रहा है। और जहाँ ये होगा एजुकेशन भी नहीं होगी तो वहाँ तो फिर आपको पता है क्या होगा, यही होगा जो हो रहा है। सर ये एक किडनैप सिचुएशन सी महसूस होती है, यानी कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, सर इन शैकल्स को कैसे तोड़ूं? बिल आखिर मुझे, अब मेरी भी उम्र 31 साल हो गई, मुझे ये जंजीरें तोड़नी है। बस वो तोड़ने का तरीक़ाकार जो है वो सिर्फ यही है कि लोगों में अदराक पैदा किया जाए, लोगों में एहसास किया पैदा किया जाए कि भाई आप तन्हा नहीं हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड। आप 1 और 1 11 का तसव्वुर कीजिए, 1 और 1 2 का मत कीजिए, तभी कामयाबी हो सकती है। हर शख्स को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए और अपनी अहमियत उसके ऊपर उजागर होनी चाहिए कि मैं कितना अहम हूँ। बहुत खूब। सर मैं यहाँ पर एक, आप जो कि पढ़ाते भी रहे इतना अरसा एसएम लॉ कॉलेज में, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। सर मैं डेंटिस्ट हूँ और मैंने अपनी मेडिकल की तालीम के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमने हर सब्जेक्ट जो मेडिसिन में पढ़ा था उसकी बुनियादी बातें इतनी आसान हैं कि हर ग्रेजुएट को पढ़ा दी जाए तो वो अपनी तिब के मामलात 99% खुद ही हल कर सकेगा, बल्कि वो प्रिवेंशन वाले स्टेज पर चला जाएगा और अपने आप को कई बीमारियों से बचा लेगा। सर क्या इस किस्म का कोई फार्मूला लॉ पर भी अप्लाई हो सकता है कि कुछ बुनियादी बातें हर ग्रेजुएट को पढ़ा दी जाएं, जिससे कम से कम उसको इतना शऊर आ जाए कि वो खुद अपने मामलात जो है वो किसी मुसीबत से पहले ही हल कर सकता हो या शऊर उसमें आ जाए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि बुनियादी कानूनी मामलात जो हैं उनका जो जो लोगों की रियलाइजेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, इदराक है, वो बहुत जल्दी हो सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि अंडर मैट्रिक बच्चा जो है उसको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि भाई सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, शहरियों के ऊपर कौन से क़वानीन लागू होते हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं कि एक बच्चा भी जिसको ऑब्ज़र्व करे। अब यही देख लीजिए कि पतंगबाज़ी जिसको कहते हैं लोग एंजॉय किया करते थे, बिल्कुल सर। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इन्होंने एक क्रिमिनल एक्टिविटी बना दी है। तो ये तमाम इन चीज़ों के बारे में अगर शऊर हो जाए, इन चीज़ों के बारे में एहसास हो जाए, हमारी 5वीं 6ठी 7वीं से ये बातें शुरू कर दी जाएँ, जैसे कि आपने फरमाया कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, बल्कि अक्सर बीमारियाँ ऐसी हैं जो प्रिवेंटेबल हैं। बिल्कुल। तो इसी तरीके से अक्सर जो मामलात कानून के हैं वो बुनियादी हैं जो हर एक को मालूम होने चाहिए और हर शख्स को उन बुनियादी चीज़ों को अपने ऊपर लागू करना चाहिए। बहुत मामूली बात है भाई, आप खड़े हुए हैं सिग्नल के ऊपर, सिग्नल बंद हो गया, हर शक्ल में आपको रुक जाना चाहिए।
यकीनन एक स्पेस होती है जिसमें बहुत सारे लोग, उसमें मोटर गाड़ियाँ भी होती हैं, मोटरसाइकिल्स भी होती हैं, वो निकल करके इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं, कर भी लेते हैं, लेकिन बहुत ही गलत चीज़ है। इसी को हम अपने ऊपर लागू कर लें, वो जो कहा जाता है रूल ऑफ द रोड। मैं हज करने के लिए गया तो वहाँ इत्तेफाक से एक साहब से मेरी मुलाकात हुई जो पीआईए के मैनेजर थे जद्दा में। उन्होंने एक बात मुझे बताई और जो बाद में मुझे खुद भी उसका एहसास हुआ। वो कहने लगे कि पाकिस्तानियों के बारे में ये कहा जाता है कि इनको लाइन लगानी भी नहीं आती। दुरुस्त। अच्छा, वहाँ लगाते हैं? नहीं। यूएई में, सऊदी अरेबिया में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में लाइन भी लगाते हैं, सारे काम उसूलों के मुताबिक करते हैं, लेकिन जैसे ही वो यहाँ आते हैं वो सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। लेकिन अगर इस चीज़ का एहसास हो जाए, जिम्मेदारी का एहसास हो जाए और ये महसूस इंसान करने लगे कि यार मैं तो खुद भी एक बड़ी अहम चीज़ हूँ, मैं तो एक फैमिली का हेड हूँ, अगर नहीं हूँ तो होने जा रहा हूँ। अगर इस बात का एहसास हो जाए और जहाँ भी कोई बुरी चीज़ हो वहाँ ये महसूस करें कि ये रेड लाइन है, इसे मैंने क्रॉस नहीं करना है, तो मामला बेहतर हो सकते हैं। बहुत खूब। सर एक बड़ा बुनियादी सवाल, सिंह साहब ने वेस्ट पाकिस्तान की बहुत बात की। 75 साल में वो 3 मरतबा इनकलाब लेके आए। हमारी जैसी आब व फ़िज़ा, हमारी जैसी खुराक, हमारे जैसे जीन्स। 75 साल से हम एक ही स्टोरी ऑन रिपीट देख रहे हैं। सर इतना फ़र्क क्यों और कैसे? और हम उतने इंटेलेक्चुअली या सोशली और पॉलिटिकली अवेयर हो सकते हैं जैसे कि वो? और ख़ास तौर पे ये इतना फ़र्क कैसे सर? सेम ब्लड सेम स्किन। एक्चुअली एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और वो एक कहावत है, एक बड़े ज़मींदार को, एक बड़े सरदार को अगर किसी के साथ, किसी अपने मुखालिफ के साथ सही मायनों में दुश्मनी करनी है तो अपने मुखालिफ के इलाके में स्कूल खोल दे। वाह 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 वाह। तो ये है बुनियादी चीज़ जो है वो ये है, क्या हो? तालीम और तरबियत, और सही तालीम और तरबियत, रट्टे वाली नहीं। जी जी। अगर आपकी तालीम और तरबियत सही है तो एक 8वीं क्लास का बच्चा जो है वो भी आजकल के ग्रेजुएट से बेहतर परफॉर्म करेगा। मुझे याद है मेरे दादा, मैं समझता हूँ मुश्किल से कुछ 4-5 क्लास पढ़े हुए होंगे, फारसी वो समझ लेते थे, उर्दू की लिखाई उनकी इतनी खूबसूरत थी कि मुझे आज तक याद है। क्या? तो असल बात जो है वो इफ़ेक्टिव तालीम की है। अगर आपने इफ़ेक्टिव तालीम दे दी, 5वीं 6ठी क्लास भी क्रॉस करके बंदा जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। यकीन यकीन। सर एक ऐसा वाक़या हुआ था कि जिसमें लोगों का जुडिशरी के ऊपर से सर ईमान डगमगा सा गया। ख़ास से तकलीफ़देह वाक़या था और बड़ा वैसे तो मज़ाहिया भी है, मगर जब मैं उसकी बारीक-बीनी को देखता हूँ, ख़ासा मुझे तकलीफ़ सी होती है कि एक सिटिंग चीफ़ जस्टिस ने एक बोतल अपने हाथ से पकड़ी एक अस्पताल में, और जब उसको एक तो उसको लैब भेजा क्यों गया जब वो रेड हैंडेड थी, और उसके बाद जब लैब भेजा गया तो वो कुछ और निकली। सर इससे तो इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर लग जाता है, जो कि शायद कभी धुल ही ना पाए। ऐसा कैसे हो गया सर? बस वही है कि जब सारे ठग एक साथ मिल जाएं तो फिर तो वो क्या कहते हैं कि खुद साहूकारी चोर बन जाता है। जब सभी मिल जाएं, अब आप देखिए कि आप साकिब निसार की बात कर रहे हैं, उनमें खामियां भी होंगी। उन्होंने अपनी जो जुडिशल बाउंड्रीज हैं उनको क्रॉस भी किया होगा, और बेशक एक आइडियल जज नहीं भी होंगे, लेकिन ये और इस तरह के मामलात को लेकर के साकिब निसार और उनके बाद के चीफ जस्टिस को इस तरीके से बदनाम किया गया, और फिर अदलिया से ही लोग तोड़ करके उनके खिलाफ हलफनामे हासिल किए गए कि वो अब रहती दुनिया तक, कम से कम पाकिस्तान जब तक के रहता है, इंशाअल्लाह अल्लाह करे ये हमेशा रहे, इस तरह के जजों के नामों को इज्जत से कोई नहीं लेगा। कि आपने क्या किया, आपने एक आदमी को रेड हैंडेड पकड़ लिया, अच्छा वही शख्स
कुछ अरसे फारिग हो गया मिनिस्टर की हैसियत से, अब दोबारा सीनियर सिंध हुकूमत में सीनियर मोस्ट मिनिस्टर है और दंदना रहा है। तो ये तो नहीं है कि लोग भूल गए, लेकिन क्योंकि हुकूमतें कैसे बनती हैं, कहाँ से बनती हैं, किस तरह से ऑपरेट करती हैं, वहाँ तक अवाम की दस्तरस ही नहीं है, तो ये बातें तो होंगी और होती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके साथ ही एक और मसला है कि हम देखते हैं सर एक वाक़या ऐसा हुआ 8 फरवरी को कि कौम ने एक पेज पर आकर घरों से निकलकर एक फोर्स को मैंडेट दिया, चाहे उन्होंने उसको इवेल्युएट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस दिया हो या लाइकनेस दिया हो, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। हालांकि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस नहीं दिया, जो कि एक खुशाइन बात नहीं है, मगर चले फिर भी कौम जमा हुई निकली, बहुत खुशाइन बात है। सर वो सारा का सारा डे लाइट रॉबरी ऐसी हुई कि वो पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल दिया गया, अदालतें भी खामोश बैठी रहीं। सर एक तो ये कि ऐसी सूरत हाल में जब इतना क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट सूरत हाल हो रही हो तो अदालत की क्या फ़र्ज़, क्या जिम्मेदारी बनती है। और दूसरा ये कि सर ये जो हमारे मुल्क में परपेट्रेटर्स हैं जो कि हर सूरत हाल अपनी मर्ज़ी से बदल देते हैं, इनको अंडर द थंब कैसे लाया जाए, यानी कि यूँ इन क्लियर वर्ड सर फ़ौज को उसके मैंडेट तक कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए। ये बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। एक्चुअली जो कुछ भी अप्रैल 2022 में हुआ, उसमें उस वक्त की जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट और सियासी तबकात जिन्होंने नाम नहाद नो कॉन्फिडेंस मोशन जो लेकर के आए, वो एक ही पेज के ऊपर थे। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट भी रात गए कन्वीन हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी रात गए कन्वीन हुई, और उन्होंने इस बात के ऊपर एश्योर किया कि इमरान खान जो है खामोशी से निकल जाएं, और वो निकल गए। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जो है, उस वक्त तक ये बातें ट्रांसफॉर्म हो गई थी, और वही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जिसने रात गए कोर्ट को कन्वीन किया था, इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। जैसा कि आपने फरमाया कि इस सवाल पर जाने की ज़रूरत नहीं है कि अवामी फ़ैसला सही था या सही नहीं था, उसको एक तरफ छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने कोशिश की। लेकिन इस मर्तबा क्या हुआ कि वो जो टोला पावर में आ गया था 2022 में, एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन एक ही पेज के ऊपर आ गए, और नतीजे के तौर के ऊपर पहले तो इलेक्शन ही नहीं होने दिया, वक्त के बहुत बाद इलेक्शन हुआ, लेकिन जब हुआ तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं थी, सारे के सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं उसमें रिकाउंट हो सकता था। जो रेलेवेंट फॉर्म्स जिनकी बुनियादों के ऊपर अल्टीमेटली इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, वो सही सामने आ सकते थे, मौजूद थे, लेकिन वो नहीं हो सका। उसकी वजह यह है, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, वो सारे के सारे एक ही पेज के ऊपर आ गए थे, और अदलिया ने कुछ अगर अपना रोल अदा करने की कोशिश भी की तो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। तो लेकिन जहाँ तक कि 8 फरवरी का ताल्लुक़ है, अनफॉर्चुनेटली अदलिया में भी एक बहुत बड़ी चेंज आ गई थी, और वो काजी फैज़ी साहब वहाँ पर चीफ जस्टिस नॉमिनेट हो गए थे, और उन्होंने होल हार्टेडली पहले पीटीआई को इलेक्शन सिंबल से महरूम करने की बात को इलेक्शन कमीशन की अपहोल्ड किया, और उसके बाद जब फिर भी इंडिपेंडेंस की हैसियत से या दीगर तरीके से लोग इलेक्ट होकर के आ गए तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। तो मैं समझता हूँ कि 2-4 ही अदवार ऐसे होंगे, एक तो मुनीर का 1954 में, और काजी फैज़ीसा का 2024 में, जो सियाह तरीन अदवार के तौर के ऊपर
तारीख में लिखे जाएंगे। सर कोई ऐसा वॉचडॉग जो लगाया जा सके कि हर कोई बाय द बुक चले, क्योंकि सर आपका ऑफिस जुडिशरी का ऑफिस वो ऑफिस है जो आसमान के ऊपर खुदा का है, ज़मीन पर खुदा ने जो खलीफा और नायब भेजा वो इसी गवाही के लिए था। इतना प्योर ऑफिस, इतना एस्टीम्ड ऑफिस और इतना पावरफुल ऑफिस, सर वी वुड ऑलवेज वांटेड टू बी वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन ओनली। इज इट पॉसिबल इन एनी वे? जब तक बुनियादें सही नहीं होती तो वो क्या कहते हैं कि एक ईंट अगर टेढ़ी लग जाए तो आप दीवार को सुरैया तक ले जाएं, वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो बुनियादें ठीक करने की ज़रूरत है। और मैं कुछ थोड़े बहुत ऑफिसेज मैंने होल्ड किए हैं अदलिया के अंदर भी, तो मैं कहा करता हूँ और उस वक्त भी कहा करता था कि भाई अगर आपने बेईमानी ही करनी है, अगर तो आपने रिश्वत ही कमानी है, तो क्या दीगर ज़राए मुल्क में कम हैं जो आप अदलिया में आए हैं? इसको तो छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जो अदलिया में जो लोग होते हैं नीचे से लेके ऊपर तक, उनका एहतिसाब बड़ा शदीद लेकिन ऑनेस्ट होना चाहिए। बेशक बेशक। अनफॉर्चुनेटली एहतिसाब होता है लेकिन डिसऑनेस्ट होता है। जो बुरे लोग हैं वो मौजूद रहते हैं, जो थोड़े बहुत बेहतर हैं उनको साफ कर दिया जाता है। बिल्कुल ये रहा है, अब भी हो रहा है। तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी जो है वो अदलिया की होनी चाहिए, लेकिन दुरुस्त और सही बुनियादों पर। सर एक इंतहाई बुनियादी मसला हमारे मुल्क का वो ये है कि जब फोर्स चाहती हैं, जब फौज चाहती है वो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर देती है, या तो फिर पपेट हुकूमत चलाती रहती है। इतने अरसे से वही काबिज है, हर मैदान में, हर शोबे में, हर कारोबार में, जहाँ देखें बस उनका राज सा है। सर कॉन्स्टिट्यूशनली उनको ये इख्तियारात हासिल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अपनी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से कर सकती है, ख़ास तौर पर इतने मजबूत लोगों के ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशन तो बुनियादी तौर के ऊपर एक डेमोक्रेटिक प्रोडक्ट होता है, हमारे यहाँ भी काफ़ी हद तक है। इनफैक्ट फौज का मसला भी वही है जो आप कह रहे हैं कि वो वहाँ है जहाँ उसको नहीं होना चाहिए, वहाँ इंटरफियर करती है जहाँ उसको नहीं इंटरफियर करना चाहिए। एक तो आपके यहाँ ये इंडिया की बोगी जो है और जो ये कश्मीर का मसला जो है, उस बुनियाद के ऊपर एक मजबूत और वेल ऑयल्ड मिलिट्री मशीनरी की ज़रूरत लोगों के ऊपर पूरी तरीके से उजागर है। और फॉर ए लॉन्ग टाइम लोग फ़ौज के बारे में एक ज़रूरत के तौर के ऊपर उसको देखते रहे हैं। इन एक्चुअली बात फ़ौज पे रुकती नहीं है। जो कुछ भी हमारी टॉप ब्रास पाकिस्तान में कर रही है, उस सारी चीज़ों का मैंडेट कहीं और से आता है। वो मैंडेट वाशिंगटन से आता है, लंदन से आता है, और भी कई जगह हैं वहाँ से आता है, और ये तो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं। अब आप यही देख लीजिए कि इमरान के जो निकाले जाने का मसला था उसमें क्या हुआ। एक मामूली असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ज़रिए से ये चीज़ स्पॉन्सर हुई, आपकी फ़ौज ने उसको इम्प्लीमेंट किया, और आपका वज़ीर आज़म जो कह रहा है, उस वक्त का वज़ीर आज़म जो कह रहा है कि भाई देखो ये कागज़ का पुर्जा है, और वो कह रहे हैं कि अगर इमरान को आपने फारिग कर दिया तो सब ठीक है। वो पुर्जा है, उसकी बुनियाद के ऊपर फारिग किया गया, लेकिन इमरान ने वो पुर्जा हिलाया क्यों, उसकी बुनियाद के ऊपर उसकी खबरगिरी हो गई। तो सारी बात जो है, हमें हमारी निगाह जो है वो टॉप ब्रास पे जाके रुकनी नहीं चाहिए, हमारी निगाह उसके ऊपर से जानी चाहिए, और हमें देखना चाहिए कि पीछे क्या है, डोरियां कौन हिला रहा है, कैसे हिल रही हैं,
और फिर यहाँ पर हमको देखना चाहिए कि इस तरह के लोग आए जो किसी हद तक तो इंडिपेंडेंट हो, किसी हद तक तो वो नो कहने की हिम्मत रखते हो। वो नहीं है। सर यहाँ पे मैं एक बुनियादी बात जानना चाहता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए सर मुझे कोई मोटिव दिया जाए, तो मैं ज़रूर इस बात को इवैल्यूएट करूँगा कि यार अगर मैंने इनकी मान ली तो मुझे क्या फ़वाइद हैं, और अगर मैंने जो है वो ऑपोज़िट पार्टी की मान ली तो क्या फ़वाइद हैं। अगर यही जो पपेट की तरह बाहर की डोरियों से हिले जा रहे हैं, अगर वो अपना मफ़ाद ही चाहते हैं, अपने कारोबार में तरक्की, अपनी मालो-दौलत चाहते हैं, तो पाकिस्तान को बनाकर भी तो वो कई गुना ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। वहाँ की ओबीडियंस लाज़िम क्यों? बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप फरमा रहे हैं। आज़ाद मुमलिकत की हैसियत से अपने मुल्क को तरक्की दे करके सब कुछ हो सकता है। अब आप ये देखें कि आपकी जो फॉर्मल इकोनॉमी है वो कितनी है, जी, 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 बिल्कुल ठीक। और आपकी इनफॉर्मल इकोनॉमी कितनी है। बिल्कुल ठीक। अगर गालिबन मैं समझता हूँ, मेरा अंदाज़ा है कि कुछ नहीं तो 1 और 3 का रेशो है। बिल्कुल सर, अगर ये सारी ही फॉर्मल हो जाए, बिल्कुल सर। हम भी खुश, वो भी खुश। सारे ही जायज़ तरीके के ऊपर टैक्स देने लग जाएं, तो आपको कर्ज़ों की ज़रूरत है। नो सर। कर्ज़ का मतलब क्या है? कर्ज़ का मतलब है गुलामी। तो ये आसानी से हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक वाक़या अभी हाल का बताता हूँ, और मैं खुद चौंक गया, और आप भी यकीनन चौंक जाएंगे। मुझे और मेरे भाई को, जो कनाडा में होते हैं, इंजीनियर हैं, हमीदुद्दीन, उनको एक मुश्तरका दोस्त ने इनवाइट किया हम दोनों को। तो एक रेस्टोरेंट में हम गए। अब मौजूदा हुकूमत का हाल ये है, और पिछले बजट की हद तक मैं बात कर रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि अगर आप रेस्टोरेंट में जाएं और आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ज़रिए से पेमेंट किया, तो जीएसटी आपको 5% लगेगा, और अगर आप कैश से देंगे तो जाहिर है वो 16-17% जो भी है वो लगेगा। अब ये तो हुकूमत को पता है कि वो शख्स जो वहाँ सर्व कर रहा है वो जीएसटी को अपने प्रॉफिट की मद में वसूल करता है, अपने पास ही रख देता है, और एफबीआर को नहीं भेजता। और हुकूमत को ये भी पता है कि ये 21वीं सदी है, एटीएम का ज़माना है। आप किसी छोटे से गांव में बैठ करके पाकिस्तान के किसी भी बैंक में जहां आपका अकाउंट है, एटीएम से जितने भी रिक्वायर्ड अमाउंट है आप वसूल कर सकते हैं। उसी वक्त आप वसूल करेंगे और उधर डेबिट हो जाएगा। ये 21st सेंचुरी है, हुकूमत को पता है। लेकिन जो 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 पॉइंट्स ऑफ सेल हैं उनको उन्होंने एफबीआर से ऐसे कनेक्ट नहीं किया कि फौरन से वसूली अभी वहां पहुंच जाए। ये नहीं किया, ठीक। और ये कहा कि जी आप 5% दे दें तो कम से कम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए, क्योंकि होगा रिकॉर्ड पर होगा, हमारे पास आ जाएगा। अब वो कहाँ तक बात पहुंची है वो बता रहा हूं मैं आपको। जी सर। तो वो साहब जिन्होंने इनवाइट किया था वो भी एक साबिक सरकारी अफसर रह चुके हैं। वो बिल ला कर के जो बियरर है उनको बता रहा है, और फिर उसके बाद में उन्होंने अपना पर्स निकाला, वॉलेट निकाला, और उसमें से कैश की पेमेंट कर दी। मैं इसको नोट नहीं कर रहा था, मेरे भाई ने मुझे बताया। वो कहने लगे आपको पता है क्या हो रहा था? वो ये कह रहा था कि अगर आपने कैश के हिसाब से दिया तो आपको इतना पेमेंट कम करना पड़ेगा, और अगर आपने कार्ड इस्तेमाल किया तो इतना ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। नाउ दिस फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिसर, मैं अगर उसका आपको कनेक्शन बताऊं तो आपको और भी तकलीफ होगी, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। तो ये फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिसर इस बात को प्रिफर करता है कि ये टैक्स की चोरी में इस तरीके से शरीक हो जाए कि थोड़ा पैसा दे करके फारिग हो, इस नौयत से पेमेंट ना करे जो कि रजिस्टर हो और जिससे सरकार को पेमेंट हो जाए। तो जो मुल्क इस तरीके से चल रहा हो
वो अगर गुलाम नहीं होगा तो क्या होगा? उस मुल्क की अमल दरामद जो है वो अगर तो डोरियों की बुनियाद के ऊपर ना हो तो कैसे होगी? तो ऐसे ही होगी। बिल्कुल ठीक। और सबको पता है क्या हो रहा है, सबको पता है हुकूमतें कैसे बनती हैं, कैसे जाती हैं, कौन बनाता है, कौन उनकी सफाई करता है, सबको पता है। बट वी आर हेल्पलेस। हमारे वोट की कोई हैसियत नहीं है। 8 फरवरी के वोट को आपने देख लिया, अच्छा था, बुरा था, सही था, गलत था, वो दूसरी बात है। अमल दरामद नहीं। और वो लोग जो कि इलेक्ट नहीं हुए आ गए। वो 26वीं अमेंडमेंट तक ले आए जनाब, जिसमें 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है, सिर्फ नेशनल असेंबली में नहीं सेनेट। बल्कि सेनेट में भी। ये सबको पता है। राइट, वी आर हेल्पलेस, कांट डू एनीथिंग। अब यही चीजें जो मैं आपसे इस वक्त कह रहा हूं, अगर आप इनको बाकायदा चैनल के ऊपर डालें और पाकिस्तान से पूछगछ हो, तो आपसे भी पूछगछ होगी, मुझसे भी पूछगछ होगी, और हो सकता है मैं अरेस्ट कर लिया जाए। और जितना कुछ मुझ पे हाथ डाला जा सकता है जरूर डालेंगे, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। हाँ। जो सही बात है मुझे करनी है, मैं करूंगा। बेशक बेशक सर, बेशक। सर जब इतनी बड़ी बड़ी ताकतें जो है वो इस मुल्क को पकड़ियों की तरह चला रहे हैं, तो हम गरीब वहाँ आपने कहा हेल्पलेस हैं। क्या आपको लगता है कि हम मुत्तहद होकर उतनी बड़ी ताकत से लड़ सकते हैं? और क्या आप फिर रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन में से रेवोल्यूशन को चूज करते हैं, समझते हैं कि पाकिस्तान रेवोल्यूशन से ठीक हो सकता है इंस्टेड ऑफ एवोल्यूशन? बिकॉज तालीम वगैरह इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। देखें, बात यह है कि आपको द पावर्स दैट बी, उनसे झगड़ने की जरूरत नहीं है। नॉन वायलेंट नॉन कॉपरेशन। आपने कहना है भाई आपका एरिया ऑफ एक्टिविटी ये है, हमारा एरिया ऑफ एक्टिविटी ये है, हमारा कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आप अपने काम से लगे रहे हैं, हम अपने काम में से लगे रहते हैं। हम आपको नुकसान पहुंचा नहीं सकते, पहुंचाएंगे भी नहीं। आप पहुंचा सकते हैं, मेहरबानी करके आप ना पहुंचाएं। तो ये जिसको कहते हैं लिव और लेट लिव की पॉलिसीज के ऊपर अमल दरामद हो सकता है। चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स में है, यही इक्विलिब्रियम कायम करने की कोशिश की जा रही है। वेस्टर्न वर्ल्ड को आप भूल जाएं, लेकिन रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स में ये इक्विलिब्रियम कायम हो गया है, खास तौर पर ट्रंप के सेकेंड इलेक्शन के बाद। तो इतना तो हो सकता है और इतना करना भी चाहिए, लेकिन बुनियादी बात वही है कि पाकिस्तान फर्स्ट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सर। सर मैं आखिरी बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना चाहूँगा कि एक अदलिया जो है वो अपना हुक्मनामा ऑन द ग्राउंड कैसे इम्प्लीमेंट करा सकती है? मतलब कि यही अगर बुनियादी बात हर स्टेज के ऊपर, हर स्टेप के ऊपर काबिल अमल हो जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। फौज भी अपने दायरे कार से बाहर है, वो भी इसी के तहत अंदर आ जाएगी। अदलिया अपना रूट्स स्ट्रॉन्ग कैसे करे? अदलिया क्या चीज है? अदलिया उन लोगों का मजमुआ है जो जज कहलाते हैं। अगर ये जज ही अपने आप को ठीक कर लें, मैं सरकारी अफसरों के बारे में कहा करता हूं कि अगर आपने रिश्वत सतानी से बचना है, आपकी मंजिलें सिर्फ 2 होनी चाहिए, आपका ऑफिस और आपका घर। बिल्कुल। वाह। आपको अपने पांव चादर में रखने के लिए कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। ये तो घर से बाहर जब आप निकलते हैं आप और मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं तभी तो नजर आती हैं वो चीजें। वही मैं जजों के बारे में कहता हूं कि अगर वो अपने आप को सही कर लें। अब आप जज हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं या हाई कोर्ट के जज हैं या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आपका इंतजामिया या एग्जीक्यूटिव लोगों से मिलना कैसे बनता है? नेक्सस उसी से तो बनेगा। बिल्कुल नहीं बनता। जबकि काजी फैज ईसा ने जो फैसला किया, उस फैसले
उस केस के लगने से एक दिन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जा करके काजी फैज ईसा से चेंबर में मिला, और अगर केस के बारे में कोई बात हुई, और यकीनन हुई होगी क्योंकि केस लगा, तो काजी फैज ईसा को वो केस नहीं सुनना चाहिए था। मैं यहाँ सिंध में बहुत थोड़े अरसे चीफ जस्टिस था। मैं गवर्नर हाउस सिर्फ 2 मरतबा गया, हल्फ उठाने और बल्कि मैं समझता हूँ 3 मरतबा मैं कहूँगा। एक तो हल्फ उठाने के लिए, दूसरा गवर्नर ने दावत दी थी जजेस की ऑन माय अपॉइंटमेंट वो, और तीसरा स्पीकर को ओथ देने के लिए एज गवर्नर। चौथी मरतबा मैं गवर्नर हाउस नहीं गया। तो जजों का काम क्या है इनसे मिलने का? अगर वो सिर्फ इतना ही करना शुरू कर दें तो कम से कम जो छोटी सी एक 4 दीवारी है उसके अंदर तो रहेंगे ना, उन पर इन्फ्लुएंस तो कोई नहीं डाल सकेगा। लेकिन अब आजकल तो ये मिलना जुलना आम है। प्राइम मिनिस्टर जो कल तक एक मुल्जिम के हैसियत से अदालत में खड़ा हुआ था, आप सुप्रीम कोर्ट में उसको इनवाइट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपके पास दिखाने के लिए क्या है? आपके दिखाने के लिए आपके पास फैसलों के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। और अगर है तो आप इंसाफ कैसे कर सकते हैं? सर मैं यहाँ पर आपसे एक बात शेयर करता हूँ। सिंस मैं तबीब हूँ और तबीब भी उतना ही अहम होता है ज़िंदगियों में लोगों की, तो सर अपने पेशे से मुझे मोहब्बत बहुत है। तो आपने सुना होगा कि जी डॉक्टर्स के बारे में भी लोग बहुत नेगेटिव राय रखते हैं और बहुत से डॉक्टर्स ऐसे होते भी हैं। तो मैं शुरू से इस बात को जज करता रहा, गेज करता रहा कि कब डॉक्टर जो है वो डिविएट कर जाता है। तो सर इन माई एक्सपीरियंस ऑफ नियरली 12 ईयर्स नाउ, मैंने ये रियलाइज़ किया कि वो डॉक्टर, सर अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो डॉक्टर जो कि एक इंतहाई काबिल और महंगे इदारे से पढ़ के निकला हो और उसके बाद वो उस जर्नी पर, प्रोफेशनल कैरियर की जर्नी पर, रिगोरस जर्नी पर कायम रहा हो, दुनिया भर के एग्जाम्स उसने दिए हों, उसकी स्ट्रगल और उसकी इंटीग्रिटीज़ में इतना शदीद उसने अपने आप को फिल्टर आउट किया, वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर, वो अपने बुनियादों के ऊपर खड़ा रहता है सर। जबकि जो दूसरा है जो कि शायद ऐसे इदारे से पढ़ लिया जहाँ पे कोई ज़्यादा खर्च नहीं आया, बआसानी पास हो गया, सर वो डिविएट करता है। क्या आप इसकी कोई मेरे मैंने जो ये फाइंडिंग की है इसकी कोई रेलेवेंस अपने शोबे में भी देखते हैं? मैंने ये पाया कि जो भी उस मुश्किल से गुजरा हुआ होगा वो बिल आखिर जो है वो इतनी सेक्रीफाइसेस और इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद भी वो कहता है यार मुझे ना कुछ फ्री इलाज के लिए करना चाहिए, या मैं कुछ अवेयरनेस के लिए करूं, या मैं अपने प्रोफेशन से ऑनेस्ट रहूं। वेयरएज़ दूसरी तरफ सर ये बात डगमगा जाती है। आपकी बात बिल्कुल सही है और बड़ी लॉजिकल बात है कि जिस शख्स ने बज़ोर बाजू कोई चीज़ हासिल की हो तो उसको उस शय की अहमियत का एहसास होता है और वो आसानी से डेविएट नहीं करता। और वो लोग जिन्होंने रट करके या दूसरे रास्तों से अपनी मंजिल हासिल की होती है वो जल्दी भटक जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आजकल मैं एक अजीब व गरीब चीज़ देख रहा हूँ। बड़े बड़े इदारे, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि आपने मेडिसिन की बात की है, मेडिकल फील्ड की बात की है, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स जिस इदारे में वो जिसके साथ एफिलिएटेड हैं उनको कंसल्टेशन के लिए जाएं, कई टेस्ट, एक आध टेस्ट तो ज़रूरी होता है, कई गैर ज़रूरी टेस्ट जो है वो लिख करके देते हैं। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि वो इदारा उनको कंपेल करता है और वो लोग जो कि उसी नौयत के हाईली क्वालिफाइड हैं जिनके मुतालिक आपने तस्करा किया है और जिनकी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेहतर होती है, तो उनको भी उस रट में आना पड़ जाता है। बिल्कुल। और वो ऐसे टेस्ट लिखते हैं और वो आदतन लिखते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ये होता है। बिल्कुल। फिर इसमें और फिर वो भी, जैसे आपको पता है, जो दूसरे डॉक्टर साहिबान हैं वो उसमें ये भी नौयत है कि जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनके साथ भी उनका सिलसिला बन जाता है कि जी आप ये ड्रग लिखेंगे तो फिर ये है कि आपकी परसेंटेज जो है वो इस नौयत से आपको पहुंचेगी। तो ये सिलसिला है
लेकिन बुनियादी बात जो है वो वहीं पर है कि एक मर्तबा बंदे को एहसास हो जाए या लोगों को एहसास हो जाए कि भाई बुरे कामों के बुरे नताइज और अच्छे कामों के अच्छे नताइज, तो इंसान खुद ही ठीक हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये ईमानियात किस तरीके से हर किसी के अंदर उजागर भी की जाए, इनकॉर्पोरेट भी की जाए, उसके बाद बरकरार रखी जाए? बिकॉज ये तो मेरे ख्याल में सर ईमानियात का मामला है और इसके अलावा मुझे कुछ महसूस नहीं होता। बस ये वो सारी बात यही है कि अच्छे इक़्तिदार, इस्लाम में अच्छे इक़्तिदार, जनरली इंसानों के अच्छे इक़्तिदार किसी भी मज़हब से हो, वो अपने ऊपर लागू कर लीजिए। जैसे हुजूर ने फरमाया एक मौके के ऊपर, किसी ने कहा सर आप मुझसे फ़लाँ गलती होती है, फ़लाँ चीज़ के लिए मैं नादिम होता हूँ, फ़लाँ मेरा मसला है, मैं क्या करूँ? आपने फरमाया झूठ बोलना बंद कर दे। छोटी छोटी बातें हैं, किसी के बारे में गीबत ना करो। तो गीबत झूठ तो नहीं होता ना, गीबत तो सही चीज़ होती है, सच्ची बात होती है। लेकिन कौन सी बात होती है कि आप अगले के सामने नहीं कर सकते क्योंकि वो नाराज़ हो जाएगा, वो बात आप पीछे करते हैं, तो गीबत है। तो फरमाया कि सच्ची बात भी जो किसी के बुराई के ज़मरे में हो उसके सामने तो कर सकते हो, पीछे नहीं कर सकते। अगर है तो गीबत है, इजाज़त नहीं है। तो उसूलों के ऊपर कारबंद हो जाइए, सिर्फ इस्लाम के उसूलों तक नहीं, पूरे जो कायनाती अच्छे उसूल हैं उन पर कायम हो जाइए, सब मामले हल हो जाएंगे। माशाल्लाह सर, बिल्कुल कंक्लूड करते हैं। मैं चूँकि हेल्थ का बहुत प्रचार करता हूँ सर, मैं रोज़ माशाल्लाह कितने सालों से तवातुर से आपको शाम को देखता हूँ। बराए मेहरबानी पूरी कौम को ये बताइए कि आपकी शाम की क्या मशगले रहते हैं? अपनी उम्र भी बताइए और माशाल्लाह मशगले भी बताइए, उसमें मैं मज़ीद ऐड करूँगा। मैं वॉक के लिए कोशिश करता हूँ जाने की, और मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स को ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह पाक उसको चलते हाथ पाँव के साथ उठाए, और उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस होनी चाहिए, और मिनिमम रिक्वायरमेंट फ़िज़िकल फ़िटनेस का ये है कि एक्सरसाइज रेगुलर हो, बेशक थोड़ी हो। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। तकरीबन कोताही होती है तो मेरी जानिब से होती है, मगर जब भी मैं वॉक पे गया हूँ माशाल्लाह मैंने आपको रोज़ देखा है और आप इस तरह वॉक कर रहे होते हैं कि आप पसीने में शराबूर होते हैं, सांस बड़ी चढ़ गई होती है, मगर माशाल्लाह आप तवातुर से ये मेहनत जारी रखते हैं। मैं परवरदिगार से दुआ है आपका साया हम पर तादेर कायम दायम रखे और परवरदिगार आपको सेहत हो, जहाँ की और खुशी की ज़िंदगी अता में। सर बेइंतहा मेहरबानी तशरीफ़ लाए, और बेइंतहा मेहरबानी पूरी कौम की जानिब से, दुनिया की जानिब से, इंसानियत की जानिब से कि आपने जब बदल किया। बहुत मेहरबानी।